नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं एनएससी आईटी के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट और टफ मैथ के सवाल। जैसा कि आपको मालूम है, ग्रुप डी 2022 का एग्जाम एनएससी आईटी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। इससे पहले इसी एजेंसी ने आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई ट्रेडमैन के 2019 के एग्जाम लिए थे। तो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट और हार्ड वाले मैथ के सवाल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। वीडियो कंटिन्यू करा उससे पहले आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक पास के रिगार्डिंग है। आज से इसकी प्राइस बढ़ने वाली है और साथ ही साथ अभी आपके पास अंतिम डे का मौका है, यानी 1 फरवरी से यही पास आपको 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगा। साथ ही साथ आपको 359 में मिलने वाला है। अभी यदि आप टीटीजे कूपन कोड में यूज़ करते हो तो इसकी सहायता से आप इस डील को 339 में ग्रैब कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपका लक अच्छा रहा तो निसान मैग्नेट जैसी आप कार भी जीत सकते हो। टेक्स्ट बुक पास एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। अभी बहुत कम समय बचा है स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले कैंडिडेट के लिए। जरूर डेली एक मॉक टेस्ट लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। टाइम मैनेजमेंट में काफी सुधार आएगा मॉक टेस्ट से। तो ये आप डील टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए आज ही जरूर ग्रैब करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इनमें से पहला सवाल क्या दिया गया है आपको? एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत कितना है? 50 रन है। उनका सर्वोच्च स्कोर उनके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाता है तो शेष 38 पारियों का औसत कितना आ जाता है? 48 रन आ जाता है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर बताना है। देखो, अब क्या है कि 38 पारियों की यदि हम बात करते हैं तो औसत कितना आता है? 48 आता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये 40 पारी है इसमें से यदि दो पारियों को अलग लिख देता हूँ और बाकी 38 को अलग लिखता हूँ। देखो, 38 पारियों का औसत कितना है, तो मैं कहूँगा 38 पारियों का औसत पहले था 50 था और दो पारियों को अलग लिख दिया, यानी कि दो पारी का कितना हो चुका है? यदि कुल टोटल देखा जाए, दो पारियों की यदि बात की जाए तो 100 रन हो चुके हैं टोटल। ठीक है, दोनों को, दो पारियों को हटा दिया है, यानी कि 100 रन को हटा दिया है, दो पारियों का औसत को हटा दिया है। इस प्रकार से हो चुका है। बाद में 38 पारियों का औसत कितना हो चुका है? जब दो पारियों को निकाल दिया तो 48 हो चुका है। 48 हो चुका है। पहले कितना था? 50 था। तो यहाँ पर भी दो का कितना है? 50 और 50 100। या मैं 50 ही लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, नहीं तो आप गलती से गलत कैलकुलेट कर लोगे। तो देखो, 38 पारियों का औसत कितना है? 50 है और बाकी दो को हमने अलग लिख दिया है, 50 है उनका भी। इस प्रकार से 40 पारियों का औसत 50 हो चुका है। बाद में 38 पारियों का औसत जब दो पारियों को निकाल दिया जाता है तो 48 हो जाता है। इस प्रकार से हो चुका है। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पर पहले कितना था? 50 था, अब 48 है, तो कितना कम हो चुका है? दो कम हो चुका है। प्रत्येक पारी में से यदि दो कम हो चुका है तो 38 पारियों में कितना कम हो चुका होगा? तो हम कहेंगे 38 इंटू 2, यानी कि कितना हो चुका है? ये आपका 76 कम हो चुका है। तो ये 76 कम हो चुका है। अब देखो, 76 कम हो चुका है, तो यानी कि जो दो पारी थी x प्लस वाई, मान लो उनको दो पारी कितनी थी? x प्लस वाई, उनका टोटल कितना हो जाएगा? प्रत्येक पारी का देखो औसत 50 तो था ही, यानी कि दो पारी है 100, तो ये हो गया और 76 ये हो गया। तो हम 100 प्लस यदि 76 जोड़ते तो कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा। एक चीज और दे रखी है आपको, उन दो पारियों का, यानी कि सर्वोच्च स्कोर और जो न्यूनतम स्कोर वाली पारी थी, वही पारियों की बात कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया था बाद में। तो उन दोनों का अंतर आपको 172 दे रखा है। तो देखो, दो का योग आपके पास 176 आ चुका है, दो का अंतर आपके पास 172 आ चुका है। अब खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर पूछा गया है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ो और दो से भाग दे दो तो x का मान आ जाएगा उच्चतम स्कोर। तो देखो, दोनों को जोड़ा मैंने, दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा? 176 प्लस 172 यदि करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 और 7 14, 1 3, 348 हो जाएगा। 348 बटे 2 करोगे तो 2 एकम 2, 2 7 14 और 2, तो ये 174 आ चुका है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है तो यह इसके 4/7 भागों तक कम हो जाती है, तो उस संख्या के अंकों का योग बताना है। अब देखो, 4/7 का मतलब क्या है? यदि मैं मानूं कि मेरी पहले संख्या 7 थी तो अब कितनी हो चुकी है? 4। तो मैंने मान लिया कि मेरी संख्या 7x थी। ठीक है, 7x जब किसी संख्या से 24 घटाया जाता है, यानी कि मेरी संख्या थी 7x, 7x में से 24 घटाया जाता है तो अब कितनी हो जाएगी? 4x हो चुकी है। इस प्रकार से हो चुकी है। ठीक है, 4x हो चुकी है। तो यहाँ से आपके पास 7x माइनस 4x करोगे तो कितना आ जाएगा?
7x, इस 4 को इधर लाया 4x और इस 24 को उधर ले गए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप जब घटाते हो तो 3x बराबर आपके पास 24 आ जाता है। ये आपके पास 24 आ चुका है, तो x का मान कितना आ चुका है? x का मान हमारे पास 8 आ चुका है। अब उस संख्या के अंकों का योग बताना है, तो सबसे पहले संख्या कितनी थी हमारे पास? 7x थी। तो इसके अंदर जब आप x का मान रखते हो तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो दो अंक है, एक 5 है और एक 6 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा अंकों का योग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या दिया गया है? दो बस स्टॉप ए और बी के बीच की दूरी 185 किलोमीटर है, ठीक है। यदि एक बस को पहले 85 किमी की यात्रा पूरी करने में 2 घंटे लगते हैं और पूरी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पूरा करने के लिए बस को अंतिम 100 किलोमीटर की यात्रा कितने समय में पूरी करनी पड़ेगी? तो देखो, पूरी यात्रा की यदि मैं बात करूं तो कितनी है? 185 किलोमीटर की है पूरी यात्रा, 185 किलोमीटर की इस प्रकार से दे रखी है। और दे रखी है औसत चाल कितनी दे रखी है आपको? 50, ठीक है। पूरे के लिए औसत चाल कितनी दे रखी है आपको? 50 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो देखो, जब हम 185 को 50 से यदि आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 50 से यदि आप भाग देते हो तो कितना आ जाता है? 3.7 आ जाएगा। 3.7 क्या आ चुका है? आवर में आ चुका है। 3.7 घंटे आ चुका है, पूरी यात्रा में लगने वाला समय आ चुका है। अब देखो, उसने क्या कहा है? एक बस को पहले 85 किलोमीटर तय करने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। यानी कि जो आधी दूरी थी 85 किलोमीटर की बात करी थी उसने, उसके लिए उसको कितना समय लग रहा है? 2 घंटे लग रहा है। तो बाकी बचा हुआ समय कितना होगा? बाकी बची हुई दूरी के लिए जो 100 किलोमीटर था उसके लिए कितना समय लगेगा? टोटल 3.7 समय लग रहा था। पहले वाले के लिए 2 लग रहा है, तो बचे हुए के लिए कितना लगेगा? 1.7 लगेगा। 1.7 आवर लगेगा। हमसे पूछा क्या गया है? समय ही पूछा गया है कि कितना समय लगेगा जो अंतिम 100 किलोमीटर है उसको तय करने के लिए। तो हम कहेंगे कितना लगेगा? 1.7 आवर लगेगा। अब आपको जो टाइम है वो सभी ऑप्शन में मिनट में दिया गया है, तो आप इसको मिनट के अंदर चेंज कर लो। जब आप इसको मिनट के अंदर यदि चेंज करते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आवर को यदि मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो मेरे को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको आप 60 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? पॉइंट से ये एक जीरो कट जाएगी। 6 से यदि करते हो 6 7 42, 4 आई हासिल, 6 और 4 10 हो जाएगा। कितना आ चुका है? 102 मिनट आ चुका है। 102 मिनट कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 12 नोटबुक यदि 12 नोटबुक बेचने पर विक्रेता को 4 नोटबुक के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है आपको। कितना प्रतिशत लाभ हुआ है उसे? तो देखो, हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है हमें क्या कि 12 नोटबुक के, यहाँ पर देखो आप कि लाभ आपको किस रूप में दिया गया है। सबसे पहले ये देखो, 4 नोटबुक के बिक्री मूल्य के, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर हमको लाभ होता है। तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं कि एक नोटबुक का मूल्य कितना मान लेते हैं? 1 रुपये मान लेते हैं। तो 12 नोटबुक का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि 4 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक नोटबुक का विक्रय मूल्य हमने 1 रुपये माना, तो 4 नोटबुक के बराबर लाभ हुआ है, यानी 4 रुपये का उसको लाभ हुआ है। 4 रुपये का लाभ हुआ है। अब देखो, ये 12 हुआ है विक्रय मूल्य, 4 लाभ हुआ है, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना होना चाहिए जिससे 12 बन गया? 8 में 4 जोड़ोगे तब 12 बनेगा। तो यानी कि हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना आ चुका है? 8 रुपये आ चुका है। 8 रुपये आ चुका है। तो देखो, 12 नोटबुक का विक्रय मूल्य 12 रुपये है और 12 नोटबुक का क्रय मूल्य 8 रुपये है। अब उसने पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 4 का लाभ हुआ है 8 पर, क्योंकि क्रय मूल्य 8 था। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 50% आ चुका है। 50% कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में क्या दिया गया आपको? 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने अपने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। 9वें व्यक्ति ने सभी 9 के औसत खर्च से 20 अधिक खर्च किया। यानी कि जितनों ने 9 ने कुल टोटल 9 ने जो औसत खर्च किया है, 9 लोगों का औसत निकालेंगे, ठीक है, उससे 20 अधिक खर्च किया है 9वें व्यक्ति ने। तो उन सभी के द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। 8 लोगों ने 30 रुपए खर्च किए हैं, तो कुल टोटल देख लेते हैं 8 लोगों ने कितना खर्च किया। एक ने 30 किया तो ये
टोटल 240 रुपये खर्च किए 8 लोगों ने। अब 90 लोग का दिया हुआ नहीं है, तो हम 90 व्यक्ति का मान लेते हैं कि उसने x रुपये खर्च किया, यानी कि 90 व्यक्ति का नोवा कितना खर्च करता है, x मान लिया। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यदि करते हैं तो 240 प्लस x हो जाएगा। कुल टोटल इतना, क्योंकि 240 8 ने खर्च किया और 90 ने पता नहीं है, इसलिए हमने x मान लिया। अब यदि इसका औसत निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 9 व्यक्तियों का औसत निकालने के लिए 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि 90 व्यक्ति ने खर्च किया है, जो ये औसत आया है 9 लोगों का, उसमें यदि हम 20 जोड़ दें तो उतना खर्च किया है। कितना खर्च किया था 90 व्यक्ति ने, x खर्च किया था, तो x किसके बराबर है, औसत प्लस 20 के बराबर है। 9 व्यक्तियों के औसत प्लस 20 के बराबर है। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है सबसे पहले। तो x का मान कैसे, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो, तो 240 प्लस x है, और ये आप 9 यहाँ एलसीएम लोगे तो 180 हो जाएगा। उसके बाद में ये 9 उधर चला जाएगा। सबसे देखो, पहले तो लिख ही देता हूँ मैं, 9 बटे और यहाँ पर x है। अब ये 9 क्या है, उधर चला जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 240 फिर ये x प्लस 180 और ये 9 उधर चला जाएगा तो 9x हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो ये 240 और 180 जुड़ जाएगा, ये x उधर जाएगा तो 9x में से घट के 8x हो जाएगा, और ये जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 12 आ जाएगा, 1 420 आ जाएगा। तो x का मान यदि आप निकालते हो तो कितना आएगा, x यदि आप यहाँ से निकालते हो तो भाग दोगे 5 बार जाएगा सबसे पहले, फिर 2 बार जाएगा और 16 और फिर 5 बार, यानी 52.5 आ चुका है x का मान। तो यानी कि 90 व्यक्ति का जो 90 व्यक्ति ने जो खर्च किया है वो आ चुका है 52 पॉइंट कितना है, 5 है। तो कुल टोटल हमसे पूछा गया है 8 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया था, 240, और 90 ने कितना, 52.5। 52.5, तो इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आता है, 240 और 52.5 को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा। उसके बाद में 2 आएगा, 9 आएगा, 2, तो 292.5 आ चुका है। 292.5 कहाँ पर मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो चुका है। अगला सवाल, यहाँ क्या दिया गया है कि हमें एचसीएफ बताना है। 3 संख्याएं दे रखी है हमारे पास, एक 14 ए बी स्क्वायर सी क्यूब इस प्रकार से दे रखी है। तो अब देखो, आप इनमें से देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले अंकों की बात करते हैं, 14 25 और 60 की बात करते हैं। सबसे पहले इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है। अब 14 में क्या है, 2 दे रखा है एक तो, और एक 7 होता है। 25 की बात करते हैं, 5 का स्क्वायर होता है। और 60 की बात करते हैं तो ये आपका एक तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद में 12 3 5 इतना हो चुका है। तो अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जो तीनों के अंदर है। तो देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों के अंदर है, तो यानी कि यहाँ से अंकों के रूप में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये हो चुकी है। अब उसके बाद में बात करते हैं, एचसीएफ निकाल रहे थे हम, तो अंकों में तो कुछ भी नहीं आएगा, इन सबको छोड़ दो। उसके बाद में ए को देखो, ए की सबसे छोटी पावर लेनी है यदि एचसीएफ ले रहे हैं तो। ए की सबसे छोटी पावर कितनी है, ए ही है। उसके बाद में बी की बात करते हो तो यहाँ बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, फिर बी स्क्वायर है, तो बी की सबसे छोटी पावर बी स्क्वायर है। इसी प्रकार सी की बात करते हैं तो सी क्यूब सी स्क्वायर सी है, तो सी की सबसे छोटी पावर सी है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ चुका है, ए बी स्क्वायर सी आ चुका है। ये आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो चुका है। अगले सवाल की बात करते हैं, दो संख्याएं, दो समान धनराशि साधारण ब्याज पर 11% प्रतिवर्ष की दर से क्रम से 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि दोनों अवधियों के ब्याज की राशियों का अंतर इतना दे रखा है तो प्रत्येक राशि कितनी होगी। यानी कि एक ही राशि है, समान राशि, 11% प्रतिवर्ष ब्याज दर से, एक बार 3.5 वर्ष के लिए और एक बार 4.5 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो दोनों जो उधार दी गई थी 3.5 वर्ष और 4.5 वर्ष, उनका अंतर इतना आया ब्याज का, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इनको घटा दो, क्योंकि साधारण ब्याज की बात चल रही है। 4.5 में से 3.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 वर्ष आ चुका है। अब आपके पास नया सवाल क्या बन चुका है कि राशि x है, 11% आपके पास दर है, 1 वर्ष का समय है, और उसका ब्याज कितना आ चुका है, 412.50 आ चुका है। ये हो चुका है नया सवाल। तो x का मान बताना है आपको कितना होगा, तो x इंटू 11% करते हैं हम, 11 इंटू फिर 1 साल दे रखा है,
बटे 100, और ये आपको कितना दे रखा है 412.50 दे रखा है, क्योंकि जो इनका अंतर था हमने वर्ष के रूप में घटा दिया है और हमारे पास घटकर 1 वर्ष बचा था। अब देखो यहाँ से यदि आप मान निकालते हो, सभी को उधर ले जाओ सबसे पहले, तो ये आपका 412.50 और ऊपर 100 साथ में आ जाएगा। नीचे की यदि बात करते हैं, एक तो 11 आएगा, बस 11 आएगा। अब देखो इस पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब 11 का यदि आप भाग देते हो तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 3 बार जाएगा, 33 आ गया। 33 आ गया, फिर आपके पास बचा 8, 33 आया, फिर कितना बचेगा 8 और 2 82 बच जाएगा। 82 में कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 82 में 7 गया तो 5 बचा, फिर 5 बार जाएगा, और पीछे एक जीरो थी तो वो जीरो आ जाएगी। तो ये आ चुका है आपके पास x का मान, और x हमारा मूलधन था, तो कौन सा आंसर हो चुका है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो चुका है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, अगला जो सवाल है उसमें आपको 3 बिंदु दे रखे हैं। बिंदुओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इनके द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखो कैसे करते हैं, 2 तरीके से मैं बताऊंगा आपको। एक तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, यदि 3 बिंदु दे रखे हैं आपके पास, कौन सा, x1, एक तो x1 y1 दे रखा है, दूसरा x2 y2 दे रखा है, तीसरा x3 y3। ये 3 बिंदु यदि आपको दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। फिर आप क्या करोगे, x y माइनस वाई इस प्रकार से लिख दोगे, फिर वापस x y माइनस वाई लिख दोगे, फिर वापस से आप प्लस x y माइनस वाई इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक है, अब आप x का मान ये पहले को क्या करोगे, 1 कर दोगे, फिर लाइन से चलोगे। यदि ये 1 हो चुका है, यहाँ लिखेंगे 2 3, फिर x2 और इसको 3, यानी कि ये पहला x1, दूसरा x2, तीसरा x3। अब देखो 1 से चले, यदि x को 1 दे दिया है तो y को 2 और फिर अगला 3। अब अगले में यदि x को 2 दे दिया है तो y को 3 देंगे, फिर 1 देंगे, लाइन से चलना है। x3 तो 2 नहीं 1 फिर 2 इस प्रकार से। अब आपको केवल क्या है, वैल्यू रखनी है इसके अंदर और आंसर निकाल देना है। वैल्यू रखो, ठीक है, और आंसर आ जाएगा आपका। अब मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिससे और आसानी से हो सकता है। तो मैं रखता हूँ यहाँ पर, मेरे पास है 3 बिंदु, सबसे पहले लिख लेता हूँ 2 3। इस वाले में तो केवल आपको फॉर्मूला लिख दिया, अब केवल आपको ये मान रखना है और सरल करना है इसको। अब दूसरी बात करते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख लिया बिंदु -4 2। अब क्या करूंगा, मैं एक बिंदु को 0 0 बनाने की कोशिश करूंगा। मान लिया कि मैं लास्ट वाले को बना रहा हूँ, 0 0 बना दिया है। तो 0 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसके अंदर 4 जोड़ना पड़ा और इस 2 के अंदर -2 घटा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरा 0 0 हो चुका है। तो यानी कि आपने 4 -2 इस बिंदु में किया है तो सभी में करना पड़ेगा। तो 4 और -2, 4 और -2 इस प्रकार किया। तो नया बिंदु ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो कितना आया, ये आपका 7 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब 3 बिंदु आ चुके, एक 0 0 और बाकी 2। अब आप क्या करोगे, जो 2 बिंदु आए हैं जीरो को छोड़कर जो 2 बिंदु आए हैं, जो उनके बाहर 6 और इस प्रकार से, जो ये x और ये y, तो बाहर वाले दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अंदर वाले दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अंदर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, और उनको घटा के 2 से भाग देना है। तो बाहर वाले 6 और 3 को यदि मैं -3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, -18 आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 आ जाएगा। अब -18 में से -7 घटाना है, ठीक है, और 2 से भाग देना है। ऐसा किया तो कितना आया, -25/2 आ चुका है। तो देखो 2 से यदि आप भाग देते हो तो 12.5 आ जाता है। तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए माइनस हटा दो, 12.5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी के अंदर मिल रहा है। तो ये हो चुका है। इस तरीके से आप क्या है कि यहाँ फॉर्मूले में थोड़ा क्या गलती होने का डर रहता है, यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी कम हो जाएगी इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या दे रखा है, 17 गेंदों का 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के
लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, पहले तो आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा था, यहाँ पर आपको जो लागत मूल्य है या क्रय मूल्य की बात करते हैं उसके बराबर हानि दे रखी है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि। तो हम अब क्या किसको मानेंगे, अब की बार हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं। क्रय मूल्य को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को पहले से रुपए में वैल्यू दे रखी है 720, तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, x है। एक गेंद का क्रय मूल्य मैंने x मान लिया है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर मुझे हानि हुई, 17 गेंदों की बात चल रही थी, तो ये देखो 17 गेंदों का क्रय मूल्य हो चुका है। उसके बाद में उसको हानि कितने के बराबर हुई, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुई, ठीक है, जो कि कितने के बराबर है, 720 के बराबर है। कि 17 गेंदों का क्रय मूल्य हो चुका है और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हुई, जो कि विक्रय मूल्य कितना आ चुका है, क्रय यानी कि हानि घटाने के बाद में विक्रय मूल्य हमारा 720 आ चुका है। तो यहाँ से आपको 12x बराबर कितना दिखाई दे रहा है, 720 दिखाई दे रहा है। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, जब आप भाग दोगे तो ये 60 आ जाएगा। तो x का मान मेरे पास 60 आ चुका है। अब लागत मूल्य मुझसे पूछा गया है, तो x का मान यदि 60 आ चुका है, जो कि क्या था, एक गेंद का क्रय मूल्य, किसका फाइंड करना है, प्रत्येक बॉल का, यानी कि एक बॉल का। x क्या है, एक बॉल का क्रय मूल्य ही माना था, ठीक है। तो x का मान कितना आ चुका है, 60, यानी कि हमारा आंसर कितना हो चुका है, 60 हो चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। अगला सवाल, अगर ए बी और सी का मध्य m दे रखा है आपको, तीन 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 का माध्य क्या दे रखा है आपको, m दे रखा है, किस किस का, ए बी सी का। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी और बटे 3 माध्य करते हैं वो बराबर m के है। तो यहां से मुझे पता चला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 को इधर लाऊंगा तो 3m हो जाएगा। एक चीज मुझे ये पता चल चुकी है। इसके बाद में आपको क्या दिया गया है, एक चीज ये दे रखी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दे रखा है और मान इसका पूछा है। तो ये जब मैं देखता हूँ तीनों चीजें, तो मुझे एक चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इसके बराबर होता है, सी ए इसके बराबर होता है। अब देखो यहां से हमें मान किसका निकालना है, देखो फाइंड इसका मीन बताना है, किसका, इसका मीन बताना है हमको इन तीनों का। तो इन तीनों का पहले योग निकाल लो आप, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको एक साइड रख लेते हैं। बाकी तरफ क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था और इसको मैं उधर लेके जाता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा, -2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो चुका है। अब देखो एबीसी का मान आपको कितना दे रखा है, 3m दे रखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में इसका मान पूरे का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दे रखा है, 0 दे रखा है इसका मान। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आ चुका है, कितना आ चुका है, 9m स्क्वायर आ चुका है, 9m स्क्वायर आ चुका है। अब हमसे पूछा गया, इनका मीन पूछा गया। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तीनों का योग है, 3 संख्याएं 3 से भाग दे दो, यानी कि इधर भी राइट साइड में भी 3 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको यदि आप 3 से भाग देते हो तो 3m स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो चुका है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे क्या दे रखा है, एक पुलिस वाला किसी चोर का पीछा करता है। पुलिस वाले और चोर की गति भी आपको क्रम से दे रखी है। पुलिस वाला 8 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता है और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटे से भागता है। यदि पुलिस वाला 10 मिनट देर से पीछा करना शुरू करता है, यानी कि चोर ने चोरी करी और वो 10 मिनट तक भागता रहा, पुलिस 10 मिनट बाद भागना शुरू किया, तो कितनी दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में कौन भाग रहा था, केवल चोर भाग रहा था। चोर की गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चोर ने कितनी दूरी तय कर ली स्टार्टिंग में, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो देखो 10 मिनट तक भागता रहा चोर, ठीक है, जब तक पुलिस नहीं भागना स्टार्ट किया। तो चोर की गति तो है 6 और उसको टाइम लगा है 10। तो देखो 10 को सबसे पहले आप है ना किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लो या आवर में चेंज कर लो, कहने का मतलब
तो आवर के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा किसके अंदर चेंज हो गया, आवर के अंदर। कितना, 1/6 आवर, इतना हो चुका है। अब देखो, सबसे पहले हम चोर के द्वारा भागी हुई दूरी निकाल लेते हैं। कितनी हो जाएगी, चाल है 6 और टाइम लगा उसको 1/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका 6 से 6 कट जाएगा, 1 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि पुलिस के भागने से पहले चोर 1 किलोमीटर भाग चुका है। अब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, 1 किलोमीटर दूरी हो चुकी है। अब चोर इसे किस से पकड़ेगा, जो दोनों चाल के बीच में अंतर है, 8 और 6 के बीच में अंतर कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का है। इसी चाल से वो पकड़ेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का जो अंतर है, इसी चाल से पकड़ेगा। तो देखो कितना समय लगेगा इस चाल से यदि वो पकड़ता है। तो हम कहेंगे कि दूरी, ऐसे लिख दो आप फॉर्मूला पहले, ऊपर तो आएगा दूरी और नीचे आएगा चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है, और चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना घंटा लगा, 1/2 घंटे के अंदर वो उसको पकड़ लेगा, यानी आधे घंटे के अंदर पकड़ लेगा। तो अब पूछा हमसे क्या गया, कितनी दूरी के बाद चोर पकड़ा जाएगा, दूरी पूछी गई है। तो पुलिस जो चलता है, दूरी पूछी गई है। दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय होता है। तो जो पुलिस की चाल कितनी है, 8 है, और समय कितना लगा, आधा घंटा लगा, आधा घंटा रख दो। यानी कि 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा, 4 किलोमीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं इस सवाल के अंदर। अब देखो, ये दे रखा है आपको 1+1+1/3, इसी प्रकार से 1+1/4, इसी प्रकार से आगे दे रखा है। जब आप पहले ब्रैकेट का एलसीएम लेते हो तो कितना आता है, 4/3 आ जाएगा। अगले ब्रैकेट का एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। उससे अगले ब्रैकेट का लेने पर 6/5 आ जाएगा, और इसी प्रकार लास्ट का कितना आ जाएगा, 99। अब ये देखो, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, इसी प्रकार आगे कटते जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे कटते जाएंगे। देखो, पहले वाले पद का अंश दूसरे वाले पद के हर से कटता जा रहा है, तो ये 98 भी कट जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या बचेगी, एक तो लास्ट का अंश बचेगा और स्टार्टिंग का हर बचेगा। तो कितना बचा, 99 को 3 से भाग दिया तो 33 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये हो चुका है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो, एक लाइब्रेरी में रविवार को औसतन 510 आगंतुक आते हैं, अन्य दिनों में औसतन 240 आते हैं। यानी कि रविवार को तो 510 आते हैं और बाकी दिनों को 240 आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आगंतुकों की औसत संख्या निकालनी है। यानी पूरे महीने की औसत आगंतुक संख्या निकालनी है, पूरे महीने में जितने भी आए हैं उनका औसत निकालना है हमको, कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले यही बात है कि अलग इनमें क्या है, रविवार को अलग आदमी आते हैं, बाकी दिन तो 240 आते हैं, रविवार को 510 आते हैं। तो महीने में कितने रविवार है, सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि महीने में कितने रविवार होंगे यदि स्टार्टिंग में रविवार से स्टार्ट होता है। देखो, पहला दिन यदि रविवार है, ठीक है, उसके बाद में कौन सा 8वां दिन आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा, 15वां दिन आ जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा दिन आएगा, अब देखो साथ साथ इसके अंदर जोड़ते जाओ, 15 के बाद में 7 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 22 हो जाता है, 22वां दिन आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा, 7 जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। और 29 आ गया, अब नहीं आएगा। तो कितने रविवार हो चुके हैं, 5 रविवार हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कितने रविवार हो चुके हैं, 5 रविवार हो चुके हैं। और एक रविवार का औसतन कितने आते हैं, 510 आते हैं। तो 5 रविवार को कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 510, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 0, 5, 25, 25, 50 हो जाएगा रविवार को। ये 5 दिनों का हो चुका है। बाकी यदि 5 रविवार थे तो 30 में से बाकी कितने दिन बचे, 25 दिन बचे। तो 25 दिन, प्रत्येक दिन कितने आते हैं, 240 आते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। देखो, 25 और 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा। टोटल इतने लोग आ चुके हैं, जोड़ लो इनको, 0, 5, 5, 8, यानी कि टोटल इतने लोग पूरे महीने आए। अब हमको क्या करना है, औसत लेना है। औसत के लिए क्या करते हैं, योग बटे नंबर ऑफ डेज। तो आप क्या करोगे, टोटल तो ये हो चुका है और 30 दिन
है तो 30 से भाग दे दिया, 0 से 0 कट जाएगी, 3 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, उसके बाद में ये जाएगा 8 बार, 24 जाएगा और फिर 5 बार, यानी 285 आपका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है आपको, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर ये दे रखा है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, इसके फैक्टर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं होता, केवल बी स्क्वायर। यहाँ पर भी केवल बी स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसके फैक्टर ये होते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखो इसका मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। उसके बाद में इसका मान भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इसका मान हम निकाल सकते हैं कैसे, इस 8 को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 16/8 करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान आ जाएगा, जो कि कितना आया है, हम कहेंगे 2 आ चुका है। तो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब देखो ये मान आ चुका है, तो हमारे पास एक इक्वेशन तो थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान नहीं, ए ये हो गया, बी यहाँ है ए। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ये कितना है, ये बराबर है 8 की। अब एक इक्वेशन हमने निकाल लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 2 के। ठीक है, अब यदि मैं पहली में से दूसरी को घटाता हूं तो क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा घटाने पर, इस प्रकार से। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर ये घट के 0, ये भी घट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2ab बराबर कितना आएगा, और इधर भी घटेगा, घटने पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। 3 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का गणितीय माध्य कितना है, 52 दे रखा है। लड़कों में से 20% ने 80 का माध्य अंक प्राप्त किए, यानी 20% ने 80 अंक प्राप्त किए। लड़कियों में से 25% ने 31 का माध्य अंक प्राप्त किए, और तो बचे हुए जो 55% छात्र है उनका माध्य बताना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो टोटल क्या है, एक तो आपको दे रखा है, बात करते हैं सबसे पहले कुल टोटल का, तो कितना है, 52 दे रखा है। उसके बाद में बात करते हैं 25 की, 31 जो माध्य है वो कितने लोगों का है, हम कहेंगे कि वो 25% का माध्य। इसी तरीके से बात करते हैं कि 80 माध्य कितने लोगों का है, 20% का, ये हो गया। और 55% माध्य बाकी बचे होगा, वो बताना है हमें कितना है, वो माध्य हमें बताना है। तो हम देखो सबसे पहले क्या है, इनको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो मैं यदि इनको काटता हूँ 5 से, तो ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा। कुल टोटल कितना है, 5 4 11, यानी कि 20 हो चुका है। यानी कि ये 20 लोगों का माध्य तो आपको 52 दे रखा है। आप इस प्रकार से सरल कर सकते हो, मगर सभी एक ही रेशियो से आपको काटने पड़ेंगे। तो देखो हमने काटा, कुल टोटल कितने हो गए, 5 4 11, इन सबको जोड़ोगे तो 20 हो जाएंगे। 20 टोटल का माध्य आपको 52 दे रखा है, 5 का कितना दे रखा है, 31 दे रखा है, 4 का 80 दे रखा है और 11 का माध्य हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप निकाल लो कि 5 इंटू यदि 31 करते हो तो कितना आता है, ये आपका आ जाएगा 5 और 15, इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से करते हो तो 4 इंटू 80 करते हो कि प्रत्येक का माध्य 80 है, तो 4 का कुल टोटल कितना हो जाएगा, ये 32 320 हो जाएगा। और कुल टोटल की यदि बात करते हैं वो कितना था, तो ये था हमारे पास 20 इंटू 52, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 इतना हो जाएगा। अब देखो इतना था, इनको जोड़ लो आप सबसे पहले, ये 475,
कुल टोटल में से घटा दो 475, घटाया तो कितना बचा, ये 5 बचा, यहाँ पर 1 आया, 8, ये 6 हो जाएगा, ये 5, तो 565 बच चुके हैं। यानी कि देखो कुल टोटल इतना था, यदि सभी के अंकों को जोड़ा जाए तो कुल टोटल 1040 होंगे, और बाकियों के हमने इधर 5 और 4 के अंक जोड़ लिए हैं, कुल टोटल कितने होंगे। अब 11 लोग को हमको निकालना है, तो 11 लोगों का कुल टोटल तो इतना है, कितना, 565 है। तो 11 लोगों का यदि माध्य की बात करते हैं तो वो 11 से यदि आप भाग देते हो उसको, 11 5 से 55 हो जाएगा, और 11 एकम 11 हो जाएगा। उसके बाद में कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा, भाग नहीं जा रहा है, तो 4 में अब क्या कितनी बार जाएगा, 3 बार, 51.3 के आसपास आएगा। कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से राइट आंसर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का जो हमारा पेपर है कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको ये कमेंट में जरूर बताना। इसकी PDF आपको योगेश मैथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।